हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो आज हम अगर बात करें इस टाइम पे, अगर हम व्हीकल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज चल रही है तो वो है कार। और अगर आप इंडिया में बात करें तो भाई इंडिया ने कहाँ से शुरुआत ली थी और कहाँ तक वो गाड़ियों में पहुंच गया है, क्योंकि इंडिया अपनी प्रोडक्शन खुद करता है जैसे कि आप लोगों को पता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। और तो उसमें इंडिया ने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक वो इंडिया गाड़ियों में आगे पहुंच चुका है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और वीडियो का टाइटल है द इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल स्टोरी स्टोरी ऑफ ऑफ। इंडियाज कार रेवोल्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं कहती हूँ पहले वीडियो देख लेते हैं, सैम एंड पे चर्चा करेंगे, क्योंकि गाड़ियों गाड़ियों का कौन शौकीन नहीं है, आजकल हर कोई गाड़ी का शौकीन है। और मेरे ख्याल से हम अगर रोड पे जा रहे होते तो 90% गाड़ियां ही नजर आ रही होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, एंड पे रेक करेंगे उससे पहले चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो वीडियो सकें। करते हैं स्टार्ट। 1947 का इंडिया एक आजाद देश, लेकिन मोबिलिटी में काफी पीछे। पूरे देश में सिर्फ 50,000 कार्स थी और कार लेना इतना मुश्किल था कि लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता था। सड़कों पर अम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी जैसे बस कुछ ही मॉडल्स दिखते थे और लाइसेंस राज के दौर में एक आम आदमी के लिए कार सिर्फ सपना बनकर रह जाता था। आज कार चुनना मुश्किल है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन साल 2000 तक इंडिया में प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टी थी, चुनने के लिए गाड़ियां ही नहीं थी। यही कॉन्ट्रास्ट इंडिया की कार मार्केट की कहानी को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि यह पूरी इंडस्ट्री असल में पिछले 25 सालों की ही देन है। 1983 में मारुति 800 के साथ इंडिया ने सिर्फ एक कार नहीं खरीदी, उसने चलने की आजादी महसूस की। पहली बार मिडिल क्लास को लगा कि मोबिलिटी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की प्रिविलेज नहीं बल्कि हर घर का सपना हो सकता है। इसके बाद जीप, टाटा सिएरा, सेंट्रो और होंडा सिटी जैसे कार्स ने इंडिया के बदलते सपनों को आकार दिया और 91 की लिबरलाइजेशन ने इस पूरी जर्नी को एक नई रफ्तार दे दी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे बढ़ी, चीजें आसान होने की बजाय और उलझती चली गईं। BS2 से BS6 तक बदलते रूल्स, डीजल का राइज एंड फॉल, लगातार बढ़ते पेट्रोल प्राइसेस, EVs को लेकर कंफ्यूजन और E20 से E27 जैसी फ्यूल पॉलिसीज ने मोबिलिटी को एक ऐसे खेल में बदल दिया जहां रूल्स बार बार बदलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आजादी के बाद कार रिवॉल्यूशन की उस दिलचस्प स्टोरी को जानेंगे जिसने इंडिया को एक पिछड़े हुए कार मार्केट से उठाकर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल पावर बना दिया। दोस्तों, आज इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार इंडस्ट्री बन चुका है, लेकिन ये सफर बहुत देर से शुरू हुआ। कहा जाता है कि इंडिया की रोड पर पहली कार साल 1897 में उतरी थी, जिसे एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इंपोर्ट किया था। लेकिन आम लोगों की जिंदगी से उस कार का कोई रिलेशन नहीं था। 20वीं सदी की शुरुआत तक सड़कों पर कुछ ही इंपोर्टेड कार्स थी, क्योंकि देश गुलाम था। लोग सर्वाइवल के लिए परेशान थे और कार किसी लग्जरी से भी आगे सिर्फ कल्पना बनकर रह गई थी। लेकिन फ्रीडम मूवमेंट शुरू होने के बाद तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। नए भारत के लिए ट्रांसपोर्ट अब एक लग्जरी नहीं बल्कि विकास की जरूरत बन चुका था, क्योंकि ये समझ आ गया था कि बिना मोबिलिटी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सोच से 1940 के दशक में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स, 44 में प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, 45 में टाटा एंड महिंद्रा और 48 में स्टैंडर्ड मोटर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ये सभी उस सपने की शुरुआत थे जिसमें इंडिया अपनी फैमिली कार खुद बनाना चाहता था। आजादी के बाद इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए सरकार ने कड़े फैसले लेने शुरू किए। इंपोर्टेड कार्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई और इंडियन टैरिफ कमीशन ने साफ कर दिया कि जो कंपनीज लोकल प्रोडक्शन नहीं करेंगी उनके लिए इंडियन मार्केट बंद रहेगा। इसका असर ये हुआ कि जनरल मोटर्स, फोर्ड और रूट्स जैसी ब्रांड देश छोड़ दिए। हालांकि कागज पर ये नीतियां इंडियन कार इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए थी, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग थी। देश का करप्ट सिस्टम इस इंडस्ट्री को दीमक की तरह अंदर से कमजोर करने लगा और पूरा इकोसिस्टम लाइसेंस राज की गिरफ्त में चला गया। प्रोडक्शन पर कड़ा कंट्रोल, मॉडल्स पर लिमिट्स और कैपेसिटी के लिए परमिशन ने कार इंडस्ट्री की ग्रोथ पर जैसे जोर से ब्रेक लगा दिया। जो कंपनी इंडिया में मौजूद थी वे असली मैन्युफैक्चरिंग की जगह सिर्फ इंपोर्टेड पार्ट्स की फाइनल असेंबली तक सिमट गई। नतीजा ये हुआ कि कार्स की कीमतें बढ़ती चली गईं और आम आदमी के लिए कार अब भी एक दूर का सपना बनकर रह गया। आजादी के बाद एक पूरा दशक गुजर चुका था, लेकिन इंडियन कार इंडस्ट्री अभी भी ठहरी हुई थी। और फिर आया साल 1957, वो साल जिसने देश की मोबिलिटी का रुख बदल दिया। हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी सबसे आइकॉनिक कार अम्बेसडर इंडियन रोड्स पर उतार दी। दोस्तों, अम्बेसडर कोई कम्प्लीटली यूनिक डिजाइन नहीं थी। यह ब्रिटिश कार मेकर मोरिस मोटर्स की मोरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 की लगभग हूबहू कॉपी थी। लेकिन इसके बावजूद सही मायने में यही वो पहली कार थी जिसने इंडिया को पहियों पर खड़ा किया।
बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, बॉलीवुड की हस्तियां हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एम्बेसडर हर किसी की पहली पसंद बन गई। वक्त के साथ यह कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं रही बल्कि पावर और अथॉरिटी की सिंबल बन गई। एक समय ऐसा भी था जब इंडिया की हर 3 में से 2 कार्स एम्बेसडर ही होती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एम्बेसडर ने अपने पूरे प्रोडक्शन लाइफ में खुद को कभी बदला ही नहीं। डिजाइन वही रहा, इंजीनियरिंग लगभग वही रही और यह सिलसिला 1957 से लेकर 2014 तक चलता रहा। इसी दौर में स्टैंडर्ड मोटर्स ने स्टैंडर्ड 8, 10 और पेनेंट उतारकर एम्बेसडर को टक्कर देने की कोशिश की। प्रीमियर की फिएट और पद्मिनी भी लोगों की पसंद बनने लगी और शहरों की टैक्सी लाइंस में तो फिएट हर जगह दिखने लगी। लेकिन लाइसेंस राज के दौर में कार बनाना और बेचना आज जितना आसान नहीं था। प्रोडक्शन कोटा, सेल्स परमिशंस और गवर्नमेंट अप्रूवल्स हर जगह पर रुकावट बन जाते थे। नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, टेम्पोज और 2 व्हीलर्स तो बढ़ते चले गए, लेकिन कार्स की संख्या सीमित ही रही। टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ने इस हकीकत को समझ लिया था, इसलिए पैसेंजर कार्स की बजाय कॉमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर पर फोकस किया, जहां उन्हें बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने कॉमर्शियल और यूटिलिटी व्हीकल्स की डिमांड को तेजी से बढ़ा दिया था। फैमिली कार मार्केट पर हिंदुस्तान, स्टैंडर्ड और प्रीमियर का ही दबदबा कायम रहा। फिर इंदिरा गांधी के दौर में गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल हटाकर ऑटोमोबाइल सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। वजह साफ थी, मार्केट में वही पुराने ब्रांड्स थे और लोग 15-20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां इतनी ऊंची कीमत देकर खरीदना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ कार कंपनीज भी इनोवेशन को लेकर कोई गंभीर पहल नहीं कर रही थी। पूरा सिस्टम सरकारी दफ्तरों की तरह चल रहा था, धीमा और बिना किसी साफ विजन के। तभी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और उन कंपनीज से बिडिंग मंगाई जो स्वदेशी कार बनाने में दिलचस्पी रखती थी। यहीं से इंडियन कार रिवॉल्यूशन की उम्मीद जगी। एक गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट मनु भाई ठक्कर, सनराइज ऑटो इंडस्ट्रीज यानी सिपानी और मारुति मोटर्स लिमिटेड को कार प्रोडक्शन के लाइसेंस दिए गए। कहा जाता है कि इसके पीछे संजय गांधी का सपना भी एक मेन रीजन था, लेकिन ये तीनों ही अटेम्प्ट फेल हो गए। मनु भाई ठक्कर प्रोटोटाइप से ही आगे नहीं बढ़ पाए, मारुति लिमिटेड एक भी कार लॉन्च नहीं कर सकी और सिपानी के मॉडल्स पूरी तरह फ्लॉप हो गए। और साल 1980 आते आते इंडियन कार मार्केट लगभग कंगाल हालत में पहुंच चुका था। जब स्वदेशी कोशिशें आगे नहीं बढ़ पाई तो संजय गांधी ने फॉरेन कोलैबोरेशन का रास्ता चुना। जर्मन ब्रांड फॉक्सवैगन के साथ बीटल की असेंबली पर भी बात हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बीच एक हादसे में संजय गांधी की डेथ हो गई और मारुति प्रोजेक्ट एक बार फिर अधर में लटक गया। तब जाकर कहीं सरकार की आंखें खुली और मारुति मोटर्स को अपने कंट्रोल में लेकर इसे पर्सनल ड्रीम नहीं बल्कि देश की जरूरत मानकर काम शुरू किया गया। काफी मीटिंग्स और डिस्कशंस के बाद जापान की सुजुकी के साथ मारुति का एक ज्वाइंट वेंचर साइन हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने साफ कर दिया कि कार अब एलीट की लग्जरी नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, न्यू कार्स की कीमतें लगातार बढ़ती गईं और लोगों का रुझान यूज्ड कार्स की तरफ बढ़ता गया। साथ ही न्यू कार्स का मार्केट भी एक अलग सच्चाई से गुजरने लगा। ईयर एंड ऑफर्स और स्टॉक क्लियरेंस के नाम पर ऐसी कार्स जो कई महीनों तक यार्ड या पार्किंग में खड़ी रहती थी। लेकिन एक बात दोनों केसेस में नहीं बदली और वो थी हम बायर्स की सबसे बड़ी चिंता। एक कार बाहर से चमकती हुई लग सकती है, चाहे वो यूज्ड हो या बिल्कुल न्यू। टेस्ट ड्राइव भी स्मूथ महसूस होती है, सेलर या शोरूम स्टाफ भी भरोसेमंद लगता है, लेकिन असली सच्चाई अक्सर अंदर छुपी रहती है। यूज्ड कार्स में एक्सीडेंटल हिस्ट्री, ओडोमीटर टेम्परिंग या मैकेनिकल इश्यूज हो सकते हैं और न्यू कार्स में ट्रांजिट डैमेज, पेंट या पैनल प्रॉब्लम्स, बैटरी स्ट्रेस, इलेक्ट्रिकल ग्लिचेज या अलाइनमेंट इश्यूज जो आंखों से दिखाई नहीं देते। ये वो चीजें हैं जिन्हें एक आम बायर अक्सर पहचान नहीं पाता और गलत कार चुन लेने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। लाखों रुपए का नुकसान और महीनों की परेशानी। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज एक कदम ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी हो चुका है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी PDI। और प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के लिए बेस्ट है कार्स 24, क्योंकि कार्स 24 के ट्रेंड एक्सपर्ट्स कार को 300+ डिटेल्ड चेक पॉइंट्स पर जांचते हैं, इंजन से लेकर इलेक्ट्रिकल्स तक और चेसी से लेकर एक्सीडेंटल या ट्रांजिट हिस्ट्री तक। और सबसे अच्छी बात, यह इंस्पेक्शन सेलर या शोरूम के ही लोकेशन पर होता है। इसके बाद करीब 30 मिनट्स के अंदर ही आपको फोटोज के साथ एक क्लियर अनबायस्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलती है जिसमें कुछ भी छुपाया नहीं जाता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर यूज्ड कार इंस्पेक्शन में कार्स 24 कोई फ्लॉ मिस कर देता है तो कार्स 24 गारंटी के तहत 50,000 रुपीज दिए जाते हैं। इस इंस्पेक्शन की सबसे खास बात यह है कि यह बायर के साइड पर खड़ा होता है, एक एक्सपर्ट जो आपकी जगह सोचता है, जांचता है और इंश्योर करता है कि आप कभी रिग्रेट ना करें। इसलिए चाहे न्यू कार हो या प्री ओन्ड, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बाय कार्स 24 उतना ही जरूरी है जितना कार इंश्योरेंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
कार लेने से पहले एक बार जरूर देख लें। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। दरअसल सुजुकी का स्मॉल, रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट कार बनाने का एक्सपीरियंस इंडिया के पीपुल्स कार के सपने से बिल्कुल मेल खाता था। साल 1982 में इंडियन मिडिल क्लास की जरूरत के हिसाब से एक कार बनाने पर काम शुरू हुआ और फिर आया 14 दिसंबर 1983 का वो दिन जिसने भारत की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। मारुति 800 को इंडियन मार्केट में उतारा गया। 800 सीसी की इस कार ने सिर्फ एक नया मॉडल नहीं दिया बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया। डीलर नेटवर्क्स बने, सर्विस कल्चर डेवलप हुआ और मिडिल क्लास में एक भरोसा भी पैदा हुआ। मारुति 800 साल 2014 तक प्रोडक्शन में रही और अपने 31 इयर्स के सफर में इसकी 28 लाख यूनिट बिकी, जिससे ये ऑल्टो के बाद इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। यह लोगों के लिए पहली चाबी, पहला शोरूम एक्सपीरियंस और पहली फैमिली ड्राइव थी। लिबरलाइजेशन से पहले तक इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में गिने चुने ही ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ कई ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया आने लगे और कंपटीशन ने पहली बार बायर्स को असली चॉइस दी। यहाँ तक कि टाटा की टेल्को भी सही मौका देखकर पैसेंजर सेगमेंट में उतर गई और टाटा सिएरा, सुमो और फिर इंडिका लॉन्च की। और इंडिका तो वो कार बनी जिसने टाटा को डूबने से बचाया था, जिसकी साल 2018 तक करीब 12 लाख यूनिट्स सेल हुई थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने जीएम के साथ पार्टनरशिप में ओपल आस्त्रा और कोर्सा को लॉन्च किया। होंडा ने श्रीराम ग्रुप के साथ होंडा सीएल की शुरुआत की और 98 में होंडा सिटी को लॉन्च किया, जो देखते ही देखते एक लेजेंड बन गई। फिर साल 1996 में Hyundai ने बिना किसी ज्वाइंट वेंचर के इंडिया में सेंट्रो के साथ धमाकेदार एंट्री की। तो दोस्तों अब तक हम साल 2000 तक की लगभग सभी आइकॉनिक फैमिली कार्स की बात कर चुके हैं, लेकिन इस कहानी में एक नाम साफ तौर पर गायब रहा, महिंद्रा। इसकी वजह भी साफ है, उस दौर तक महिंद्रा फैमिली कार सेगमेंट में था ही नहीं। उसने ना कोई हैचबैक बनाई, ना ही कोई शेडॉन, लेकिन जहां फैमिली कार्स खत्म होती थीं, वहीं से महिंद्रा की कहानी शुरू होती थी। 1954 की विलीज जीप से लेकर अर्माडा, कमांडर और फिर बोलेरो तक एसयूवी कल्चर का मास मार्केट महिंद्रा ने ही खड़ा किया, जिस सेगमेंट का आज इंडिया दीवाना है। साल 2000 के बाद इंडियन कार मार्केट की पूरी तस्वीर बदल गई। ब्रांड्स और मॉडल्स की बाढ़ आ गई और कभी ड्रीम कार माने जाने वाली मारुति 800, सेंट्रो और इंडिका धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ चुकी थी और कार अब सिर्फ जरूरत नहीं, लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गई थी। मारुति ने इस बदलाव को समय रहते समझ लिया और ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट और डिजायर जैसी कार्स के साथ इंडिया की कार कल्चर को नया रूप दिया। इसी दौर में डीजल का एरा आया। एसयूवीज और सेडान्स ने नई पहचान बनाई और कॉम्पैक्ट कार्स ने शहरों की सड़कों को भर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सेफ्टी और एमिशन के नॉर्म्स सख्त होते गए। पेट्रोल में इथेनॉल मिलना शुरू हुआ और ईवीज ने लोगों के मन में मोबिलिटी के फ्यूचर को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। साल 2000 से 2025 के बीच भारत एक ऐसा कार मार्केट बन चुका था जहां हर सेगमेंट की अपनी कहानी थी। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज इंडिया की रोड्स पर चल रही कार्स में से आधे से ज्यादा 2010 के बाद जुड़ी हैं और इनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मारुति सुजुकी का रहा है। ऑल्टो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, जिसकी 40 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। वैगनार ने 35 लाख का आंकड़ा पार किया। स्विफ्ट 25 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। डिजायर की 20 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां रोड पर हैं और ब्रेजा भी 1 मिलियन क्लब में शामिल हो चुकी है। इस दौर में एसयूवी सेगमेंट मार्केट का सबसे डोमिनेंट हिस्सा बन गया है। आपके हिसाब से आज स्मार्ट चॉइस क्या है, न्यू कार या प्री ओन्ड? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज ये तो थी वीडियो के कार रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसा कि उन्होंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि पहले जो है वो कार एग्जिस्ट ही नहीं करती थी भारत में। वो सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करवाई हुई थी उस टाइम पे जब ब्रिटिश हुकूमत कर रहा था पूरे भारत पे, हिंदुस्तान पे। तो उस टाइम पे भी जो वो गाड़ियां थी वो ब्रिटिश ने वहां से इंपोर्ट की थी अपने यूज के लिए, वरना यहाँ पे तो बिल्कुल नामो निशान नहीं था। 1947 से पहले बिल्कुल। बल्कि 1947 नहीं 1954 से पहले तक अगर कोई गाड़ी नजर आती थी, इक्का दुक्का गाड़ी नजर आती थी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तानी बाद में भारत बन गया था, इंडिया बन गया था, अलग हो गया था। तो इंडिया में जो गाड़ियां नजर आती थी वो सिर्फ बाहर से इंपोर्ट हुई होती थी और वो भी बहुत, जिसकी परसेंटेज 1% थी। उसके बाद 1954 में उन्होंने अपनी गाड़ियां बनाना स्टार्ट की। और कौन सी कंपनी थी वो? अच्छा ये वो मारुति। अच्छा मुझे ये चीज़ ना सुन के बड़ा मतलब अच्छा भी लग रहा है कि मतलब जो मारुति की बात कर रहे हैं, मारुति सुजुकी की, वो उस
टाइम से चल रही है, मतलब मारुति इतनी को पुरानी। 100 इयर्स बिल्कुल होने वाले हैं, 100 इयर्स हो गए हैं, हो मेरे गए ख्याल हैं। से होने और वाले हैं। क्या बात है, अगर 100 इयर्स हो गए हैं तो वो भाई चलती आ रही है, और अभी तक मारुति का बहुत बड़ा नाम है, नाम बन बिल्कुल। चुका है। और एक और चीज़ मुझे ये भी आज आप लोगों के साथ मुझे पता चला है कि टाटा और महिंद्रा भी 1945 से जो है उनकी कंपनी स्टार्ट हुई है, और वो तब से गाड़ियों का मतलब ये अच्छा, काम चल रहा है। हाँ 1945 जी, से। 1945 तो से। और मेरे ख्याल से जो ये मारुति है ये नहीं, 1954, हाँ, ये उससे भी पहले की है, और उसके उससे बाद पहले नाइन नहीं, हाँ। 1954 उसके बाद। बिल्कुल, हाँ, और ये 1945 से जो है टाटा और महिंद्रा हाँ, चल रही है, मतलब इनको भी ऑलमोस्ट और 100 इयर्स होने वाले हैं। टाटा ने भी बड़ी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ प्रोड्यूस की, और वो बड़ा अब तो भई हर जगह टाटा भई अब तो टाटा सियारा, टाटा की जो नहीं मॉ टाटा इतने सियारा नहीं, सॉरी, एक सियारा गाड़ी है, हमने उसपे हाँ, लेके वो सिएरा ही थी, और वो सियारा, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी थी, उसके हाँ, ऊपर वो हमने किया बहुत था। प्यारी गाड़ी थी। अच्छा, अगर बात करें आल्टो की हुँ, 35 प्लस लाख गाड़ियाँ सेल्स हो गई सेल हैं। हो चुकी हैं। और आल्टो ऐसी गाड़ी है, वो फैमिली गाड़ी है, और एक पेट्रोल भी वो कम लेती है, तो पेट्रोल भी कम है, आपको फैमिली कार भी मिल रही है, रीजनेबल भी है, तो इससे अच्छी चॉइस अच्छा, आपकी अब क्या हो जैसे वो सकती है। बता रहे थे कि सबसे पहले जो है मतलब ये यहाँ पे चलना शुरू हुई गाड़ी, तो वो मारुति सुजुकी थी। तो मारुति सुजुकी और यहाँ पाकिस्तान में मेहरान, मेरे ख्याल से वो दोनों सेम ही हैं। ऐसे ही हाँ, है। वो मारुति सुजुकी है, यहाँ पे हम मेहरान कहते हैं, तो जैसे कि उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी जो है वो गाड़ी है जो कि कह लें कि आपकी फैमिली की पहली छोटी गाड़ी होती है, जिस पे आप पहले ट्रैवल करते हो और मतलब सीखते हो, मतलब गाड़ी चलाना भी सीखते हो, जिस तरह वहाँ पे मारुति सुजुकी है, यहाँ पाकिस्तान में मेहरान है, जिसके ऊपर सारे लोग नॉर्मल ज़ुबान में ऐसे कहते ही हैं है, कि हाथ बट सीधा बात करते की हैं। जाए, देखो प्रोड्यूस नहीं होती हैं पाकिस्तान में गाड़ियाँ, लेकिन वो जो इंडिया है वो खुद प्रोड्यूस करता बिल्कुल। है, और वो बड़ी सालों से प्रोड्यूस करता आ और रहा है। जैसा कि उन्होंने अभी वैगनार हो गई, ऑल्टो हो गई, इसके स्विफ्ट हो मॉडल गई। स्विफ्ट होगी, इसके जो मॉडल्स दिखाए हैं, ऐसे मॉडल्स इंडिया खुद मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद बना हम्म रहा है, तो उन्होंने बड़े प्यारे मॉडल बनाए हैं। ऐसे मॉडल मुझे ऑल्टो, वैगनार या स्विफ्ट के यहाँ पाकिस्तान में देखने को नहीं मिले। बिल्कुल ऐसा ही है, और रेवोल्यूशन अगर देखी जाए तो काफ़ी अच्छी थी भई। कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, डाउनफॉल आ रहा है, ऊपर जा रहे हैं, कभी जापान से कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रही है डील डन, और उनकी आई थिंक सो एक वो थे, उनकी डेथ भी हो गई थी, वो आई थिंक सो एयर वो क्रैश थे हुआ संजय था। गांधी। हाँ, उनके एयर क्रैश में डेथ हो गई थी, और जापान से कर रहे हैं, कभी किससे, मतलब यार गाड़ी अगर आज इतनी वैरायटी इंडिया के पास है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत है। बिल्कुल। गाड़ियाँ, वरना मैं कहती हूँ पाकिस्तान में सब बाहर की गाड़ियाँ आती बिल्कुल। हैं, और खुद की कोई उनकी मतलब नहीं है, यहाँ की अभी तक प्रोडक्शन अपनी नहीं है। अपनी नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अपनी प्रोड्यूस की हुई टाटा हो गया, ये मारुति हो गया, बिल्कुल। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि गाड़ियाँ बना रही हैं, और अपनी गाड़ियाँ, उनकी ज़ाती गाड़ियाँ, और बड़ी अच्छी गाड़ियाँ, और बहुत रीज़नेबल प्राइसेज़ में सेल आउट हो रही हैं। तो मेरे ख़्याल से इससे अच्छी बात नहीं है। और काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जैसे कि उन्होंने काफ़ी अच्छी ज़िक्र वीडियो किया बनाई हुई कि है। शुरू में गाड़ी जो थी वो एज़ आप कह लो कि ज़रूरत समझा जाता था कि आपकी फैमिली है, आप पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ़ है, बच्चे हैं, ट्रैवल करना होता है, वो ज़रूरत समझा था। लेकिन आज के दौर में गाड़ी सिर्फ़ ज़रूरत नहीं बनी है, गाड़ी आपका एक लाइफ़स्टाइल बन गया है। जितनी खूबसूरत, जितनी मॉडर्न, जितनी मॉडिफ़ाई गाड़ी आप रखोगे, तो वो कह लो कि एक अपनी पर्सनल पर्सनैलिटी सैटिस्फैक्शन को होती शो है, करती है पर्सनैलिटी को आपकी शो करती है, बिल्कुल। गाड़ी, कि आपके पास कौन सी गाड़ी है। बट आई थिंक सो ये गलत चीज़ है, बट फिर भी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ चल रही है, हाँ, मतलब क्योंकि काफ़ी शशका लोग बन गया अफोर्ड है अब, नहीं कर बिल्कुल, पाते हैं अभी भी गाड़ियाँ, क्योंकि ऐसे ही पाकिस्तान में है। तो गाड़ियाँ बहुत बहुत महंगी हैं। और अगर जैसे उन्होंने बात की थी, आप प्री ओन गाड़ियों को पसंद करना करते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से जितनी महंगी पाकिस्तान में गाड़ियाँ हैं, वो प्री ओन ही हमें पसंद आती हैं, क्योंकि भाई अगर हम उनको वो चले जाएँ, बिल्कुल न्यू कार्स खरीदने चले जाएँ, तो वो हमें 1 करोड़ से नीचे गाड़ी नहीं बिल्कुल। मिलती है, और वो भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी पुरानी गाड़ियाँ यहाँ अच्छी समझी अब जाती हैं। इसमें जैसे पुरानी गाड़ियों का ज़िक्र किया, तो अब आल्टो, हाँ, अब नहीं, जो उससे भी पुरानी 90s वाले टाइम में हाँ, 20वीं सदी में जो सुजुकी गाड़ियाँ थी, कह लो कि अब वो पसंद की जाती है, लेकिन वो एज़ अ विंटेज कलेक्शन आप विंटेज। पसंद करते हो कि अच्छा, हाँ, मुझे एक बहुत टाइम था, पसंद है एक वो दौर गाड़ियाँ, था, बड़ी खूबसूरत बड़ी, लगती हैं वो। हाँ, बड़ी बड़ी, रॉयल लुक देती है कि विंटेज कलेक्शन आ जाती है ना वो सारी। हाँ। अब की जो है इस दौर की, वो तो सारी बड़ी मॉडर्न गाड़ियाँ आ गई हैं, मॉडर्न होती हैं, लोग और ज़्यादा मॉडिफ़ाई करवा लेते हैं, बड़ी खूबसूरत-खूबसूरत
गाड़ियां आ गई अब तो। हाँ, और बाकी जीप वगैरह भी अच्छी लगती है, जीप भी हम्म। जैसे लास्ट में उन्होंने नहीं दिखाई है, जीप को ज्यादा बोलेरो। प्रेफर मतलब बॉयज करते हैं, हाँ, उनको बोलेरो। उनकी नहीं, फर्स्ट मुझे चॉइस जीप होती है पसंद है बोलेरो हो गई पर्सनली, महिंद्रा अगर की। एज़ अ गर्ल मैं बात करूँ ना, मुझे जीप भी अच्छी लगती है क्योंकि वो भी काफ़ी रॉयल लुक देती है। तो बाकी सब बहुत क्लासी था। और अब वो बता रहे हैं कि अब 2000 मतलब 26 स्टार्ट हो गया हुआ है, तो अभी वो कहते हैं कि इंडिया में जितनी गाड़ियां हैं, जितने मॉडल्स हैं, वो 2010 से पुराने वाले नहीं हैं। जितनी भी वहाँ पे गाड़ी है वो 2010 के मॉडल से लेके अभी तक जो ऑनवर्ड्स हैं वो पाकिस्तान में वाली तो अभी यूज भी हो रही हैं। मेहरान चल रही है, वो भी इतनी पुराने ज़माने की, क्योंकि भई गाड़ियाँ बहुत महँगी हैं पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा महँगी हैं। और किसी वो दिन हम मेहरान इस पे भी, भी वीडियो हाँ, लेके और वो आएँगे। मेहरान गाड़ियां भी इसीलिए कुछ लोगों ने रखी हुई हैं, उनको मतलब एफिशिएंसी मारने का शौक नहीं है, आई थिंक उनकी जरूरत है, इस वजह से ज़रूरत उन्होंने है, मेहरान और रखी है कि अगर कोई ना कोई आप गाड़ी चाहते हो। हैं कि हम प्राइज़ेज़ पे वीडियो लेके आएँ इंडिया और पाकिस्तान की कार्स की प्राइज़ेज़, क्योंकि ज़मीन और आसमान का फ़र्क ज़रूर है उसमें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ, हम उस पे वीडियो लेके आएँगे। बाकी आप लोगों को बताएँ हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, अगर अच्छी लग रही हैं लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So